स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास एक नया टॉपिक आ रहा है हीट इंजन से रिलेटेड। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि हीट इंजन क्या होता है। आपके जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका हीट इंजन का, और इसके बाद एक कार्नोट इंजन का कंसेप्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे 90% चांस रहते हैं क्वेश्चन आपके आने के। तो आज हम बात करते हैं, देखो ये जो टॉपिक है आपका कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखे तो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बीएससी वालों की जो एग्जाम लगती है उसकी दृष्टि से देखे तो भी आपका इंपॉर्टेंट है। यानी इसका क्वेश्चन आप चाहे कंपटीशन एग्जाम दो चाहे आपके डिग्री लेवल का हो उसमें मिल ही जाता है। सबसे पहले अपन समझते हैं उसकी आगे, जब ये हीट इंजन पढ़ना है तो हीट इंजन पढ़ने से पहले आपके पास आगे दो डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन को पहले क्लियर करते हैं। डेफिनेशन आती है अपने पास, आपने नाम सुना है उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। किसका? उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले तो अपन को देखना है कि देखो ये उत्क्रमणीय होता है, ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ये क्या होता है। उसके बाद अपन हीट इंजन पे आते हैं, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, तो ये पहले समझना जरूरी है। तो देखो बात करते हैं अपन किसकी, उत्क्रमणीय की, रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो ये सबसे पहले तो प्रक्रम, प्रक्रम का मीनिंग क्या होता है, इसके आगे लगता है क्या प्रक्रम, प्रक्रम यानी एक तरह से प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है प्रोसेस क्या होता है। तो कोई भी प्रोसेस क्या होता है, मान लिया कि आपके पास कोई रेक्टेंगुलर है, मान लिया आपके पास क्या है, कोई रेक्टेंगुलर है या फिर कोई स्क्वायर है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। क्या दे दिया, ए बी सी और डी। मान लिया कि कोई प्रोसेस यानी कोई पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाता है, यहाँ से यहाँ पे जाता है और यहाँ से यहाँ पे जाता है, यहाँ से वापस यहाँ पे आता है। तो क्या कर सकते हैं अपन कि जो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुई थी, पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पे गया, यानी जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर वापस आकर रुक गया। तो जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट निकाली थी, तो पीछे जो लूप अपन कंसीडर करते थे, कैसे कंसीडर करते थे कि अपन यहाँ से चले, यहाँ से चलने के बाद वापस यहाँ चले, यहाँ चलने के बाद यहाँ चले और यहाँ चलने के बाद वापस यहाँ आए। तो ये आपका क्या हुआ, एक साइकिल हुआ। क्या हुआ, एक साइकिल हुआ। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, चक्रीय प्रक्रम बोल सकते हो, चक्रीय प्रक्रम बोल सकते हो। तो ऐसा कोई केस आ जाए तो ये भी क्या है, ये क्या है आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है। यदि मैं बात करता हूँ आपके पास दो स्टेट है, कौन सी, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। तो मैं दो स्टेट की बात करता हूँ, एक कौन सी हो गई आपके पास, इनिशियल हो गई, दूसरी कौन सी हो गई आपके पास, फाइनल हो गई। तो यदि आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना हो या फिर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आना हो, यानी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाना हो और अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आना हो, तो वो भी एक क्या शो करता है, आपका एक प्रक्रम शो करता है, एक प्रोसेस शो करता है। तो जो ये क्या है आपका कौन सा इनिशियल है, ये क्या है आपका फाइनल है, यानी अंतिम, यानी प्रारंभिक से क्या जा रहा है, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है। जब कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में जाते हैं, तो जो प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में जाना जो है वो भी एक तरह से क्या आपका प्रोसेस है, एक तरह से क्या आपका प्रक्रम है। तो प्रक्रम का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं कि उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है। उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में लिखा है आपको उत्क्रमणीय का मीनिंग। उत्क्रमणीय क्या होता है आपके पास कि यदि कोई आपके पास इनिशियल है, ये कोई क्या हो गया आपका फाइनल है। यदि मैं इसमें क्या करूं, यदि कोई प्रक्रम है या यदि कोई ऐसी अवस्था है जहां से हम आई से कहां जा रहे हैं, एफ में जा रहे हैं, यानी कोई इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, यानी कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कहां जा रहे हैं, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो क्या होगा, जो कुछ ना कुछ ऊष्मा अवशोषित होगी, कुछ ना कुछ ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी फाइनल स्टेट सामने है, क्या है, मेरी फाइनल स्टेट सामने है। क्या मैं यहाँ से वहां जाना है मुझे, तो मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, ऐसे डायरेक्ट तो जा नहीं सकता बिना एनर्जी। मान लो कि मैं एक थका हुआ खड़ा हूँ, वहां पे मुझे जाना है फाइनल स्टेट में, और फाइनल स्टेट में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं से वो एनर्जी लूंगा, क्या करूंगा, कहीं ना कहीं से वो एनर्जी लूंगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति है, वो इंसान क्या है, इनिशियल से जब कोई फाइनल स्टेट में जाता है तो उसको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी अवशोषित करेगा या फिर कह सकते हैं अपन ग्रहण करेगा। तो ये क्या करेगा, जब कोई इनिशियल से फाइनल में जाएंगे तो ये अपन क्या करेंगे, डेल क्यू को अवशोषित करेगा। क्या करेगा, डेल क्यू को अवशोषित करेगा। ये डेल क्यू क्या है, यहाँ पे जो निकाय की उष्मा होती है या जो निकाय की हीट होती है या फिर जो निकाय की एनर्जी होती है, उस तरीके से अपन मान सकते हो ये क्या आपकी डेल क्यू एक तरह से उष्मा है या हीट है।
अब क्या करता हूँ, मैंने जब इसमें क्या किया, इनिशियल से फाइनल में गया, तो इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए क्या चाहिए मुझे, डेल क्यू का अवशोषण करना पड़ेगा, यानी मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कितनी है आपकी, डेल क्यू है। उसके बाद देखता हूँ कि जब डेल क्यू क्या करते हैं अपन, अवशोषित करते हैं, डेल क्यू अपन ने ले लिया, तो बताओ उसमें यदि व्यक्ति के शरीर का तापमान की बात करें तो तापमान में कमी होगी या बढ़ेगा, बताओ। यदि जब अपन को कुछ एनर्जी मिलेगी तो आपको पता है कि तापमान क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, एक तरह से बेसिक कंसेप्ट है। तो अपन कह सकते हैं कि जो इसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, डी क्यू, वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और वो क्या होगी यहाँ पे, बढ़ेगी। वो किसकी वजह से बढ़ेगी, जब आपने क्या किया, डेल क्यू को अवशोषित किया, यानी आपने किसी सिस्टम से ऊष्मा ली है या किसी से एनर्जी ली है, तो वहां पे डी यू क्या होगा, बढ़ेगा। फिर मैं बात करता हूँ, ये वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब मैं जस्ट इसका ऑपोजिट बात करता हूँ, तो जब मैं इनिशियल से फाइनल में गया, डेल क्यू का अवशोषित हुआ और आंतरिक ऊर्जा में क्या हुई, वृद्धि हुई। यदि मैं इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस फॉलो करूं, यानी पहले इनिशियल से फाइनल में गए थे, अब मैं यदि फाइनल से वापस क्या आता हूं, इनिशियल में आता हूं, अब मैं क्या करता हूं, वापस फाइनल से इनिशियल में आता हूं। तो जब मैं फाइनल से इनिशियल में आऊंगा, तो देखो मैंने ऊर्जा ली, क्या किया, मैंने ऊर्जा ली, कहीं से भी ऊर्जा ले ली, मैं फाइनल स्टेट पर गया, फाइनल स्टेट पर गया और फाइनल से वापस कहाँ आया, यहाँ पे आया, फाइनल से कहाँ आया, वापस यहाँ पे आया। अब मैंने क्या किया था, बहुत सारे फल फ्रूट खा लिए, क्या कर लिया, बहुत सारे फल फ्रूट खा लिए, बहुत सारी एनर्जी ले ली, वापस फाइनल पे गया, फाइनल से आके वापस इनिशियल में तो आ गया, बट अपने पास अभी भी कुछ एनर्जी है जो अपने खर्च नहीं हुई है। कुछ एनर्जी तो क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, क्या हो जाती है, कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, बट कुछ एनर्जी तो अपने में रहती है। आप जानते हो कि पूरी एनर्जी तो खर्च नहीं कर सकते। यदि आप ज्यादा काम कर लेते हो, एनर्जी कम लेते हो, तो आप पूरी खर्च कर सकते हो, बट काम कम किया है और एनर्जी ज्यादा ली है, तो एनर्जी पूरी खर्च नहीं करोगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब मैं फाइनल से इनिशियल में आऊंगा, तो आपके पास जो भी एनर्जी बची है वो क्या करूंगा, मैं उसको वापस दे दूंगा, क्योंकि ले भाई ये तेरी एनर्जी वापस ले। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी क्यू निष्कासित होगा, और जब डी क्यू निष्कासित होगा, डी क्यू निष्कासित होगा, तो आप जानते हो कि आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। तो यही आपका जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसको एक सिंपल से वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हो, जब हम इनिशियल से फाइनल और इसका जो ऑपोजिट प्रोसेस यानी फाइनल से इनिशियल भी संभव हो, क्या, जब फाइनल से इनिशियल और इनिशियल से फाइनल भी संभव हो, या फिर आप इसे ऐसा बोल सकते हो कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो उसी पॉइंट पर वापस आकर रुकते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक तरह से उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जब कोई मैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता हूँ, डेल क्यू को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। जब डेल क्यू अवशोषित होगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जस्ट इसका ऑपोजिट प्रोसेस फॉलो करें, फाइनल से इनिशियल में जाए तो डेल क्यू को क्या करूंगा, निष्कासित करूंगा, आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। तो ध्यान रखना, आपने थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी आपके हीट इंजन आते हैं, कार्नोट इंजन आता है, जितने भी प्रोसेस आते हैं, जितने भी एग्जांपल आते हैं, वो सब क्या है, आपके पास उत्क्रमणीय है। क्या मैं बात करूं, एक स्प्रिंग ले ली, क्या ले ली मैंने, एक स्प्रिंग ले ली, इस स्प्रिंग को मैंने खींचा और छोड़ दिया, क्या स्प्रिंग, आप क्या बता सकते हो कि स्प्रिंग है वो क्या उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, बताइए। जो स्प्रिंग है वो क्या है, आपकी उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, बताइए। यदि कोई मैं नॉर्मल स्प्रिंग की बात करता हूं तो वो उत्क्रमणीय होगी या अनुत्क्रमणीय होगी, जल्दी से बताइए फटाफट। तो आप जानते हो कि स्प्रिंग में क्या होता है, एक स्प्रिंग को मैंने क्या किया, ऐसे खींचा फिर छोड़ा, जब स्प्रिंग ऐसे थी फिर उसको मैंने बाएं बल लगाकर खींचा, खींचने के बाद क्या हुआ, वो वापस कुछ समय बाद वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गई, वापस इतनी की इतनी रह गई। इसका मतलब वो आपका क्या है, जहां से अपन ने स्टार्ट किया था वहां पर ही आकर वापस रुक गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी कोई स्प्रिंग खींची जाती है, वो भी किसका एग्जांपल है, उत्क्रमणीय प्रक्रम का है। यदि कार्नोट इंजन की बात करें तो ये भी किसका एग्जांपल है, उत्क्रमणीय प्रक्रम का है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं किसकी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की, यदि मैं बात करता हूं किसकी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का एक सिंपल सा मीनिंग है कि यदि आप इनिशियल से फाइनल में तो चले गए, बट वापस आप क्या करते हो, फाइनल से इनिशियल में नहीं आ सकते। क्या किया, इनिशियल से फाइनल में तो चले गए पर फाइनल से इनिशियल में नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पे क्या था, इनिशियल से फाइनल में गए, ऊर्जा ले ली, आंतरिक ऊर्जा बढ़ा दी, फिर वापस फाइनल से इनिशियल में भी आ गए, ऊर्जा वापस ले ली, आंतरिक ऊर्जा कम कर दी। बट यहाँ पे ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इनिशियल से फाइनल में तो चले गए बट वापस उसी रास्ते से हम नहीं आ सकते, यानी अपन कह सकते हैं कि यह आपका कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। यानी जिसमें ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है, इसका ऑपोजिट आई से एफ और एफ से आई, ये तो क्या आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम है। और जब आई से एफ और एफ से आई नॉट फॉलो होता है, यानी फॉलो नहीं होता, आई से एफ में गए बट एफ से आई में वापस नहीं आ सकते आप, तो वो एक तरह से क्या आपका एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। नॉर्मल सी बात करता हूँ
मैंने क्या ले लिया, स्पंज ले लिया, क्या ले लिया, एक स्पंज ले लिया। इस स्पंज को क्या किया मैंने, एक चारों ओर से खींचा, बहुत बार खींचा, बहुत बार खींचा, यानी स्प्रिंग वो स्पंज को क्या हुआ, बहुत बार खींचा। यदि वो स्पंज खींचने पर, बहुत बार खींचने पर भी क्या हो जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लास्ट में आ जाता है। बहुत सारे उसके साथ छोटे बच्चे खेल लिए स्पंज के साथ, और स्पंज क्या हुआ, वापस जैसा था वैसा का वैसा अवस्था में आ गया। इसका मतलब वो प्रोसेस क्या था, जो बच्चे खेले वो प्रोसेस क्या था आपका, उत्क्रमणीय प्रक्रम था। क्या था, उत्क्रमणीय प्रक्रम था। यदि वही स्पंज था, उसी स्पंज में मैंने बहुत सारे बल लगा के उसको लड़कों ने बहुत तोड़ा फरोड़ा खेल दिया, फिर आपने क्या पता लगाया, जब थोड़ी देर बाद देखा तो उस स्पंज में क्या हो गई, कुछ विकृति आ गई। क्या आ गई, कुछ विकृति आ गई, यानी जो पहले था वो उस अवस्था में न रह के अब उसकी आकृति क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई। तो आपका क्या कहलाएगा, जब उसमें चेंज नहीं हुआ था तब तो वो उत्क्रमणीय था, रिवर्सिबल था। जब उसमें चेंज हो गया, इसका मतलब वो किसमें आ गया, आपका अनुत्क्रमणीय में आ गया, यानी इरिवर्सिबल में आ गया। तो इस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, आप आराम से लिख भी सकते हो। तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं, फिर इसको लिखने के बाद अपन किस पे आते हैं, अपन ऊष्मा इंजन या हीट इंजन पे बात करते हैं। तो टॉपिक लगाइए सबसे पहले आप, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। टॉपिक लगाइए, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो शॉर्ट में ये जो तीर कमान वाली भाषा है, ये बहुत इजी लैंग्वेज रहती है, आपको याद करने की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट रहती है। तो देखो ये जो तीर कमान वाली भाषा है, ये यदि आप याद रख लेते हो तो आपको चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बीएससी लेवल का हो, इसकी थ्योरी तो आप बना के लिख सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो इसमें क्या, जो मैं थ्योरी लिखवाऊंगा वो मैं इसी की तो लिखवाऊंगा, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है इसी की थ्योरी मैं आपको नोट्स में लिखवाता हूँ। तो बात है कि ठीक है, चलो लिखिए फटाफट, लगाइए टॉपिक लगाइए, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, और फर्स्ट लगाइए वापस उत्क्रमणीय प्रक्रम। फर्स्ट लगाइए उत्क्रमणीय प्रक्रम, फिर उसमें लिखिए कि माना कोई निकाय, माना कोई निकाय किसी प्रक्रम के दौरान, माना कोई निकाय किसी प्रक्रम के दौरान अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है। माना कोई निकाय, माना कोई निकाय किसी विशेष प्रक्रम के दौरान अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है। माना कोई निकाय किसी विशेष प्रक्रम के दौरान, माना कोई निकाय किसी विशेष प्रक्रम के दौरान अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है, और यदि प्रक्रम के दौरान निकाय डेल क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है, और यदि प्रक्रम के दौरान निकाय डेल क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है, अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, और निकाय द्वारा डीडब्ल्यू कार्य संपन्न होता है, और निकाय द्वारा डीडब्ल्यू कार्य संपन्न होता है। तो मैंने ये बताया था कि जब मैं कोई इनिशियल से फाइनल में जाता हूं तो क्या डेल क्यू मैंने अवशोषित ले लिया, यानी कुछ एनर्जी ले ली, एनर्जी लेने के बाद मैं कहाँ गया, फाइनल में गया, मैंने कुछ वर्क किया, यानी वहां से जाने में कुछ तो मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक तरह से वर्क कहलाएगा कि मैंने कुछ एनर्जी का कम की, यानी एनर्जी वापस आया तो कम हुई, तो जितनी बची थी उसको वापस दे दी। तो क्या हुआ, वहां पे वर्क भी हुआ है। तो लिखिए निकाय द्वारा डीडब्ल्यू कार्य संपन्न होता है। अब यदि निकाय अपनी अंतिम अवस्था से, अब यदि निकाय अपनी अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में पुनः विपरीत क्रम द्वारा, अब यदि निकाय अपनी अंतिम अवस्था से, अब यदि निकाय अपनी अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में पुनः, प्रारंभिक अवस्था में पुनः विपरीत क्रम द्वारा लौटने में, विपरीत क्रम द्वारा लौटने में डेल क्यू ऊष्मा निष्कासित करता है, डेल क्यू ऊष्मा निष्कासित करता है, जिसके फलस्वरूप उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है।
तो निकाय पर किया गया कार्य, तो निकाय पर किया गया कार्य dw हो तो निकाय पर किया गया कार्य dw हो तो यह प्रक्रम एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। यह प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। एक अर्थात करके नीचे एक डेफिनेशन और लिख लो नई लाइन में। वह प्रक्रम जिसको विपरीत क्रम में भी, वह प्रक्रम जिसको विपरीत क्रम में भी ठीक उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न किया जा सके, वह प्रक्रम जिसको विपरीत क्रम में भी ठीक उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न किया जा सके जिन अवस्थाओं में सीधे क्रम में संपन्न किया गया था, जिन अवस्थाओं में सीधे क्रम में संपन्न किया गया था, जिन अवस्थाओं में सीधे क्रम में संपन्न किया गया था, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इसके एग्जाम्पल करके लिख लो कार्नो इंजन। एग्जाम्पल करके लिख लो कार्नो इंजन। स्प्रिंग का धीरे धीरे खींचना, स्प्रिंग का धीरे धीरे खींचना। और नई लाइन में लिखो कि यह प्रक्रम धीमी गति से होते हैं। एक नोट करके लिख लो, यह प्रक्रम धीमी गति से होते हैं। ये किसका है? उत्क्रमणीय का है। यह प्रक्रम धीमी गति से होते हैं। दूसरा लिखो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें लिखो वे प्रक्रम जिनमें निकाय को, वे प्रक्रम जिनमें निकाय को विपरीत क्रम द्वारा, वे प्रक्रम जिनमें निकाय को विपरीत क्रम द्वारा पुनः अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त करना असंभव होता है। वे प्रक्रम जिनमें निकाय को, वे प्रक्रम जिनमें निकाय को विपरीत क्रम द्वारा पुनः अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त करना असंभव होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। और यह प्रक्रम तेज होते हैं, और यह प्रक्रम तेज होते हैं। एग्जाम्पल करके लिख लो इसका जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रसार लिख लो, प्रसार लिखो। जूल थॉमसन प्रसार एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके यूनिट नंबर 2 में आएगा, उस टाइम अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको। उष्मा का स्थानांतरण, फिर लिखो माध्यम में उष्मा का स्थानांतरण, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। तो ये आपको क्लियर यहाँ से पता लग गया। अब एक चीज यहाँ पे एक और ध्यान देना कि इसमें जो कार्य किया जाता है, यानी इसमें जो dw या फिर आप इसको del w लिखते हो, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इनिशियल से में फाइनल जाने का, तो ये जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? किसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यानी ये भी ध्यान रखना कि निकाय के द्वारा किया जाता है। और जो इसमें जो dw कार्य होगा वो क्या होगा? निकाय पर होगा। क्या होगा? निकाय पर होगा। दोनों में डिफरेंस है क्या? कि जब dw निकाय द्वारा किया जाता है, वो dw क्या है? निकाय द्वारा किया गया कार्य है। और जो dw है वो क्या है? निकाय पर किया जाता है, तो वो क्या होगा? dw निकाय पर होगा। तो इतना सब ये भी ध्यान रखना। तो देखो इसमें आपको कितनी बातें याद रखनी है। उत्क्रमणीय में जब इनिशियल से फाइनल में जाते हो तो क्या होगा? डेल क्यू अवशोषित होगा या डी क्यू अवशोषित होगा, या फिर उसमें आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जो डेल डब्ल्यू होगा वो क्या कुछ कार्य संपन्न करेगा, उस कार्य किस पर किया जाएगा? निकाय के द्वारा किया जाएगा। और ये क्या है? निकाय पर कार्य किया जाएगा। फाइनल से इनिशियल में जाएंगे, डेल क्यू निष्कासित करेगा, आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। जब इनिशियल से फाइनल जिस प्रक्रम के द्वारा अपन इनिशियल से फाइनल में गए थे, वापस फाइनल से इनिशियल में उसी प्रक्रम के द्वारा आते हैं, तब वो क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। और जो वो अवस्था इनिशियल से फाइनल और फाइनल से वापस इनिशियल में आना असंभव होता है, वो क्या कहलाता है? आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक डेफिनेशन थी दो, तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखो तीर कमान वाली भाषा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहती है आपको,
याद रखने का तरीका तीर कमान वाली भाषा ही रहती है, क्योंकि टॉपिकल कभी भी याद नहीं रह सकता। अब अपन बात करते हैं किसकी, ऊष्मा इंजन की, हीट इंजन की। तो सबसे पहले तो आपका हीट इंजन कहते किसे, उसकी बात करते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए क्या सब बनाया है, आपके सामने एक डायग्राम में बनाया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऊष्मा इंजन कहते किसे हैं, क्या ऊष्मा इंजन कहते किसे हैं। तो यदि मैं बात करूं ऊष्मा इंजन की, तो ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं कि इसमें मैंने देखो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कोई ऊष्मीय ऊर्जा है वो उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ऊष्मा इंजन कहलाता है। ऊष्मा इंजन कहने का मीनिंग क्या हुआ, अभी अपन बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या किया, यानी ऊष्मीय ऊर्जा का मीनिंग है कि कोई सिस्टम है जिस वो क्या करता है, कुछ ऊष्मा के रूप में एनर्जी लेता है। क्या करता है, कुछ ऊष्मा के रूप में एनर्जी लेता है, और अपन कहते हैं कि उसको किसमें कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसको किसमें कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं जो कार्य करता हूँ वो आपका एक ऊष्मा इंजन की तरह है, बताओ क्या आप ऐसे कह सकते हो कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो एक ऊष्मा इंजन की तरह है, बताओ है पॉसिबल है या नहीं है या नहीं है, बताओ। क्या किया मैंने, सुबह उठा, सुबह उठने के बाद मैंने बहुत सारी एनर्जी ली, खाया पिया, बहुत कुछ खा पी लिया, फिर मेरे में एनर्जी आई, फिर मेरा मन हुआ कि चलो क्लास लेने चलते हैं। तो क्लास लेने जब एनर्जी आई तो एनर्जी आई इसका मीनिंग क्या था, आपके पास कहीं ना कहीं से ऊष्मीय ऊर्जा आई। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा का मीनिंग क्या होता है, अब ये जो एनर्जी आती है वो हीट के रूप में आती है। किसके रूप में आती है, हीट के रूप में। बट अपन जो खाते पीते हैं वो आपका एक तरह से हीट नहीं मान सकते, वो हीट नहीं है। हीट यानी जैसे आपका टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पर कैसे आपको एनर्जी मिलती है, वही आपका हीट कहलाता है या उसमें ऊर्जा कहलाती है। तो ये मैं जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मैंने खाया पिया, क्लास लेने आया, क्लास ली, और क्लास ली वो मैंने क्या किया, कुछ कार्य किया। यानी जो क्लास लेना था वो बिल्कुल एक यांत्रिक कार्य था या नहीं था, बताओ। यांत्रिक कार्य था, जो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, ये क्या था, आपका यांत्रिक कार्य था। तो मैंने जो एनर्जी ली वो उसमें ऊर्जा थी, जो मैंने कार्य किया वो यांत्रिक ऊर्जा, यानी सुषमा को क्या किया मैंने, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। जो खाया पिया था उसको मैंने क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसा इंजन या वह युक्ति जो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वो क्या कहलाता है, आपका ऊष्मा इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका ऊष्मा इंजन कहलाता है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपका कि वह युक्ति या ऐसा इंजन जो क्या कर देता है, उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वो क्या कहलाता है, आपका ऊष्मा इंजन कहलाता है। बात करते हैं सेकंड इसमें लिखा हुआ है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य। क्या लिखा हुआ है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य। अब ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य का मीनिंग ये होता है कि जितनी एनर्जी आपकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है उतनी ही आंतरिक ऊर्जा में वापस क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो वो एक किसका एग्जांपल होगा, ऊष्मा इंजन का एग्जांपल होगा। यानी इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। इसका मतलब मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, आपने एक प्रोसेस पढ़ा, कोई भी प्रोसेस ले लिया या कोई भी चक्रीय प्रक्रम ले लिया, या फिर मैं ले लेता हूँ उसके जब कोई इनिशियल था वो क्या हुआ, फाइनल में गया, और फाइनल में जाने के बाद वापस क्या आया, आपका इनिशियल में आया। तो इसमें क्या होगी, जो आंतरिक ऊर्जा थी, तो देखो जिसकी ये वाला अभी मैंने उत्क्रमणीय में बताया, इस जब आई से एफ में गए तो डी यू क्या हुआ था, बढ़ा था। जब एफ से आई में आए तो डी यू क्या हुआ, आपका कम हुआ। तो आपका क्या हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, यानी आंतरिक ऊर्जा यहाँ से हट जाएगी। तो ये टोटल कितना होगा, 0। तो अपन कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जहां से मैंने प्रारंभिक अवस्था स्टार्ट की है, घूम फिर के मैं वापस कहां आ जाऊं, उसी प्रारंभिक अवस्था पे आ जाऊं, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा हमेशा कितनी होगी, शून्य होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। क्या बता रहा हूं मैं कि कोई ऐसा पॉइंट ले लिया, कोई ऐसा प्रोसेस ले लिया, कोई ऐसी प्रारंभिक अवस्था ले ली, वहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, चल फिर के वापस क्या आ गया उसी राउंड पे, यानी ए से चलना स्टार्ट किया और वापस चल फिर के मैं ए पर आ गया, यानी जितनी भी साइकिल थी उसको पूरा करके मैं वापस ए पर आया। तो वो एक तरह से आपका क्या कहलाया, चक्रीय प्रक्रम भी कहलाया। चक्रीय प्रक्रम कहलाने के साथ साथ उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो आएगा वृद्धि होगी या क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से जानते हैं कि आई से एफ गए तो डी यू बढ़ेगा, और एफ से आई में आए वापस, यानी यहाँ से स्टार्ट किया था, आई से एफ में गए तो डी यू बढ़ा, एफ से आई में आए तो डी यू कम हुआ, डी यू कट के 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो गया। तो एक इसका इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद आते हैं अपन, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, अब ये 3 भाग कैसे होते हैं, अब अपन इसको समझने की ट्राई करते हैं थर्मोडायनेमिक्स बेस पे। अपन अभी तो इतनी देर क्या समझ रहे थे, अपने खुद के एग्जांपल ले रहे थे। अब अपन इसको समझते हैं कि ये जो ऊष्मा इंजन होता है वो कैसे वर्क करता है, इसके कौन से पार्ट होते हैं।
तो डेफिनेशन पता लग गई, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य क्यों होता है वो पता लग गया। जब प्रारंभिक से चलकर वापस प्रारंभिक में आता है तो उसका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है। अब मैं इसके भाग की बात करता हूं, तो इसके मुख्यतः तीन भाग है। कौन कौन से? इसके मुख्यतः तीन भाग है। फर्स्ट भाग है उष्मा का स्रोत। फर्स्ट भाग क्या है? उष्मा का स्रोत यानी हीट सोर्स, इसे क्या बोलते हैं, हीट सोर्स। सेकंड है आपका उष्मा का कार्यकारी पदार्थ। सेकंड क्या है आपका? उष्मा का कार्यकारी पदार्थ यानी वर्किंग सब्सटेंस। क्या है? वर्किंग सब्सटेंस यानी पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। फिर क्या है? उष्मा का सिंक। थर्ड क्या है आपका? उष्मा का सिंक। यानी इसमें तीन भाग है। फर्स्ट हीट सोर्स, सेकंड वर्किंग सब्सटेंस यानी कार्यकारी पदार्थ, और थर्ड है उष्मा का सिंक यानी हीट सिंक। क्या है? हीट सिंक। हीट सोर्स, हीट सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें होता क्या क्या सबसे पहले वो समझना है। तो जो इसके तीन भाग होते हैं, क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं। फर्स्ट उष्मा का स्रोत हो गया, सेकंड कार्यकारी पदार्थ, थर्ड सिंक। तो जो फर्स्ट भाग है स्रोत, अब आप जानते हो यहाँ पे साफ क्लियर लिख रहा है कि ये क्या है आपका? उष्मा का सोर्स है। आप जानते हो कि जब ये उष्मा का सोर्स है, उष्मा का सोर्स का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे उष्मा उसमें क्या होगा? उष्मा का कुछ न कुछ क्या होगा? भंडार होगा। क्या होगा? उष्मा का कुछ न कुछ क्या होगा? भंडार होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सोर्स है उसमें क्या होगा? उष्मा का भंडार होगा। क्या होगा? उष्मा का भंडार होगा। अब यदि तो फर्स्ट बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि जो उष्मा का स्रोत होता है वो क्या होता है? उष्मा का भंडार होता है। क्या होता है? उष्मा का भंडार होता है। यानी उसमें बहुत तरह की क्या होती है? बहुत मात्रा में क्या रहती है? कुछ न कुछ उष्मा रहती है। अब मैं बात करता हूँ, जब उसमें उष्मा ज्यादा है तो बताओ उसका ताप बढ़ेगा या घटेगा? ताप क्या होगा? हमेशा ही उच्च होगा। तो उसका ताप क्या होगा? हमेशा ही उच्च होगा। जो मैंने कितना माना है? T1 केल्विन माना है। कितना माना है? T1 केल्विन माना है। उसके बाद में उसकी उष्माधारिता की बात करूं तो उष्माधारिता क्या होती है? इसकी अनंत होती है। तो उसकी उष्माधारिता कितनी होती है? अनंत होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट सोर्स में क्या होगा? उष्मा का भंडार होता है। सेकंड क्या होता है? उसका ताप होता है, वो क्या होता है? उच्च होता है, जिसे मैंने T1 केल्विन दे दिया। और उष्माधारिता होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। अब इसके बाद आप इस सिंक को देखो। सिंक क्या होता है? सिंक का मतलब वो होता है जो उष्मा को ग्रहण करता है। सोर्स तो क्या करेगा? सोर्स होगा, वहां से तो अपन क्या करेंगे? उष्मा लेंगे। और सिंक का मतलब होता है कि अपन उसको उष्मा देते हैं। तो सेम इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा। देखो ये भी क्या होगा? एक उष्मा का भंडार होगा, क्योंकि अपन इसमें क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं। जब अपन ऊर्जा देते जा रहे हैं तो वो क्या करेगा? उसको इकट्ठा करता जाएगा। तो एक तरह से ये भी क्या है? आपका उष्मा का भंडार है। ये भी क्या आपका उष्मा का भंडार है। यदि मैं बात करता हूँ कि ये ताप होता है वो निम्न होता है, तो बिल्कुल ताप निम्न होता है, क्योंकि सिंक में क्या था? पहले से इसमें ऊर्जा नहीं थी। वो एक सिंक है, यानी उसमें ऊर्जा नहीं थी। ऊर्जा तो अपने क्या की? बाद में ली है। तो उसका जो ताप होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, ध्यान रखना। जब सोर्स की बात करेंगे तो ताप क्या है? उच्च है। यहाँ पे ताप क्या है? निम्न है। यानी दो पॉइंट, यहाँ पे एक ही पॉइंट यहाँ पे डिफरेंस कर रहा है। क्या? इसका जो ताप होता है वो उच्च होता है, और इसका जो ताप होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। बाकी सब कुछ सेम होता है। इसकी भी उष्माधारिता कितनी होती है? अनंत होती है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है? dq पर में dt, तो q पर डिपेंड करती है। तो q, जब ये भी उष्मा का भंडार है q, ये भी उष्मा का भंडार है q, टाइम के साथ डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा? यहाँ डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगी? आपकी हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट। तो उष्माधारिता आ जाएगी अनंत, और उष्माधारिता क्या आ जाएगी? अनंत। तो इस तरीके से कह सकते हो कि ये उष्मा का स्रोत हो गया और ये उष्मा का सिंक हो गया। तो इन दोनों में केवल डिफरेंस आएगा, और किसका आएगा? इसका ताप अधिक होता है, इसका ताप क्या होता है? निम्न होता है। अब मैं बात करूंगा कि ये जो सेकंड है उष्मा का कार्यकारी पदार्थ। अब ये कार्यकारी पदार्थ क्या कहलाता है? देखो इसमें वापस वही मैंने बात लिखी है कि जो ये ऐसा पदार्थ होता है जिसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि आंतरिक ऊर्जा शून्य होती है? तो यहाँ पे मैंने जो बताया था वो यहाँ पे लागू होगा। तो सेम यही प्रोसेस लागू होगा कि कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो प्रारंभिक अवस्था से चलकर वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाए और उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कुछ भी ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक कार्यकारी पदार्थ कहलाएगा। तो ऐसा पदार्थ जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य देता है वो क्या कहलाता है? आपका वर्किंग सब्सटेंस है, कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यकारी पदार्थ। वह ऐसा पदार्थ जो क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को में परिवर्तन नहीं करता, या प्रारंभिक अवस्था से चलते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए और उसमें क्या करे? आंतरिक ऊर्जा शून्य हो, तो ये क्या कहलाता है? या आंतरिक ऊर्जा शून्य नहीं, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ मैंने आंतरिक ऊर्जा शून्य लिखा है, तो आंतरिक ऊर्जा शून्य नहीं होती, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका एक कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। सिंक आपको समझ में आ ही गया। फिर आती है इसकी दक्षता, इफिशियंसी। क्या आती है? इफिशियंसी। अब ये दक्षता क्या होती है? दक्षता का मीनिंग होता है कि मेरे में कितनी हिम्मत है कि मैं कुछ काम कर सकूं।
अब जैसे मेरे में भी कुछ एनर्जी है, तो मेरी भी यदि मैं खुद के एग्जांपल की बात करूं तो मेरी कैपेसिटी है कि मैं दिन की पर डे 3 क्लास ले सकता हूं, पर डे 4 क्लास ले सकता हूं। तो वो डिपेंड तो मेरे पर ही कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? मेरे पर ही डिपेंड कर रहा है कि मैं कितनी क्लासेस ले सकता हूं। हो सकता है कोई इंसान होता है जो 12-12 घंटे भी क्लास ले सकता है, हो सकता है कोई होता है जो 1 घंटे की ले सकता है, और कोई हो सकता है 5-6 क्लास ले सकता है, कोई होता है तो 3-4 ले सकता है। और बट मुझे आप सब ने मुझे तो देख ही रखा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 5 क्लास ले सकता हूँ, आपके कॉलेज में ले रखी है मैंने, इसलिए आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरह से अपनी जो मेरी इफिशियंसी है वो कितनी है, 5 क्लास लेने की है। तो इसी तरह आपका जो उष्मा इंजन है ये भी क्या है, इस तरह से दक्षता बढ़ाता है, इफिशियंसी आती है। तो इसकी कार्य करने की कैपेसिटी कितनी है वही आपकी क्या कहलाती है, एक तरह से दक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षता। ये वाला फॉर्मूला आता है 1 माइनस का Q2/Q1। इसको अपन इसमें प्रूव भी करेंगे तभी आपको पता लगेगा, ये डायरेक्ट पता नहीं लगेगा। तो ये वाले जो मैंने पॉइंट लिखे थे क्लियर हो गए। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम पे आता हूँ। देखो डायग्राम क्या कहता है। मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या मान लिया, उष्मा स्रोत मान लिया मैंने, जिसका T1 केल्विन यानी इसका ताप क्या है, उच्च है। आपको पहले बता दिया इसका ताप क्या होता है, उच्च होता है। एक उष्मा सिंक है जिसका ताप क्या होता है, निम्न होता है। बीच में क्या मैंने कोई भी एस लगाया है यानी सब्सटेंस लगाया, कोई कार्यकारी पदार्थ लगाया। अब ये होगा क्या, इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से जो स्रोत है यहाँ से Q1 उष्मा लेता हूँ। क्या करता हूँ, Q1 उष्मा लेता हूं। तो देखो मैंने यहां से क्या किया, Q1 उष्मा ले ली। क्या ले ली, Q1 उष्मा ले ली। अब Q1 उष्मा लेने के बाद मैंने क्या किया, जब यहां से उष्मा ली, उष्मा लेने के बाद मैंने कुछ कार्य किया। तो कुछ कार्य किया तो वो कार्य देखो पदार्थ के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने W लिखा है। यानी यहाँ से उष्मा ली, उष्मा लेने के बाद मैंने कुछ कार्य किया, और कार्य करने के बाद जो बाकी की उष्मा थी वो मैंने किसको दे दी, वापस सिंक को दे दी। किसको दे दी, सिंक को दे दी। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ से स्रोत से उष्मा ली, उष्मा लेने के बाद मैं कहा गया, एस में गया, यानी उष्मा लेने के बाद मैंने क्या किया, कुछ कार्य किया। कार्य करने के बाद वो क्या हुआ, वो वापस सिंक में गया, यानी जो बची हुई उष्मा थी वो वापस दे दी। यानी आप बता सकते हो यहाँ पे क्या बता सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, Q2 है, तो ये Q2 कितना होगा, यानी कितनी उष्मा मैंने किसको दी, सिंक को दी। क्या आप यहाँ पे बता सकते हो, क्या बताओ। यहाँ पे जब आपका क्या है, Q2 है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि कितनी उष्मा आपने सिंक को दी, यानी आपने उष्मा ली कितनी थी, बताओ कितनी उष्मा ली थी, Q1 ली थी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या ली थी मैंने, Q1 ली थी। कितनी ली थी, Q1 सोर्स से ली थी, आपको पता है कितनी ली थी, Q1। अब इसमें क्या किया, इस Q1 उष्मा में से मैंने W कार्य कर दिया, यानी W कार्य इस ऊर्जा के अंदर से किया। जब मैंने एनर्जी ली, उस एनर्जी से मैंने कुछ कार्य किया, तो ये एनर्जी में ऐसे कार्य किया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, W आ जाएगा। और जब उष्मा देगा, यानी Q1 में से कुछ कार्य किया, जितनी उष्मा बचेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी Q2 कहलाएगी। वो सभी उष्मा कहाँ देगा, उसको कहाँ देगा, सिंक को देगा। तो इस तरीके से आप W इसका निकाल सकते हो। तो W क्या आएगा बताओ, यहाँ पे W को इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा, Q1 माइनस का Q2। क्या हो जाएगा, Q1 माइनस का Q2। और बहुत जनों में ये जब इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो बहुत जनों में कंफ्यूजन रहता है कि Q2 माइनस Q1 होता होगा, बट नहीं, Q2 माइनस Q1 नहीं होता, Q1 माइनस Q2 होता है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से Q1 उष्मा ले रहा हूँ, कुछ कार्य में परिवर्तित कर रहा हूँ, तो ये W इसमें से कम हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपका Q2 बचेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या व्यक्त करता है, ये आपका क्या कहलाता है, कंप्लीट रूप से हीट इंजन की बात करता है। क्या करता है, कंप्लीट रूप से हीट इंजन की बात करता है। यदि आपके जो गाड़ी का इंजन है, बात करता हूं मैं आपकी गाड़ी के इंजन की, यदि आपके पास कोई गाड़ी का इंजन है, वो क्या करता है, सबसे पहले कुछ न कुछ एनर्जी लेता है। क्या करता है, कुछ न कुछ एनर्जी लेता है। और वो एनर्जी कहां से लेता है, वो एनर्जी जो इंजन है, इंजन को एनर्जी कहां से मिलती है, आप जानते हो, इंजन को एनर्जी मिलती है पेट्रोल से। कहां से मिलती है, पेट्रोल से। तो क्या किया उसने, पेट्रोल से एनर्जी ली। अब जितना मान लिया कि तो पेट्रोल ले लिया उसने। अब ऐसा तो नहीं है कि यदि आपने ध्यान से बाइक का इंजन देखा है और बाइक की थोड़ी थ्योरी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि बाइक में ऐसा तो है नहीं कि यदि आपने टंकी में 10 लीटर पेट्रोल भरा दिया तो एक साथ इंजन 10 लीटर ले लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो वो क्या करता है, कुछ पेट्रोल लिया, फिर उसने क्या किया, कुछ पेट्रोल इंजन के द्वारा काम में लिया गया। तो मान लो कि उसने क्या लिया, 1 लीटर पेट्रोल था आपका, क्या था, मान लो कि एक तरह से 5 लीटर का पेट्रोल था आपके टैंक में। क्या था, 5 लीटर का पेट्रोल था। मान लिया एक बार के लिए मैंने 1 लीटर पेट्रोल उसने क्या ले लिया, इंजन ने ले लिया। 5 लीटर में से 1 लीटर इंजन ने ले लिया। 1 लीटर लेने के बाद ये क्या करेगा, अब इंजन को वर्क करना पड़ेगा। जब इसने एनर्जी ली है तो इसको वर्क तो करना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो जब गाड़ी चलाएगा तो मान लिया कि गाड़ी चलाने में उसका आधा लीटर पेट्रोल क्या हो गया, खर्च हो गया। क्या हो गया, आधा लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। अब जब ये आधा लीटर पेट्रोल तो खर्च हो गया तो आपका आधा लीटर तो बचा इंजन के पास। तो आधा लीटर जो है वो क्या जाएगा वापस, आधा लीटर वापस कोई ऐसी सेव करने की जगह होगी, वापस वहां पे चला जाएगा।
तो इस तरीके से ये भी जो एक प्रोसेस होता है वो भी क्या कहलाता है, आपका एक ऊष्मा इंजन की तरह ही कहलाता है। बात करते हैं यदि रेफ्रिजरेटर की, फ्रिज की, तो वो भी एक इसी तरह का एग्जांपल है। तो इस तरीके से ये देखो, ऐसा नॉर्मली प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। 5 लीटर में से कोई भी 1 लीटर नहीं ले सकता। इंजन जो पेट्रोल लेता है वो थोड़ी मात्रा में लेता है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से हमें उष्मा लेनी है, कहाँ से हमें कितना कार्य में परिवर्तित करना है और बाकी उष्मा मैंने किसको देनी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इन तीनों के पार्ट्स के नाम ध्यान रखने हैं, इन तीनों में क्या क्या होता है वो ध्यान रखना है, और इसमें जो प्रोसेस होता है वो ध्यान रखना है, और इसकी दक्षता ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये कुछ थ्योरी लिखेंगे, इसके तीनों के पार्ट लिखेंगे, फिर इसके अपन डेरिवेशन में आएंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर उस डायग्राम को बनाना। पहले डेफिनेशन लिखिए, लिखिए इसमें उष्मागतिकी भौतिकी में वह इंजन, उष्मागतिकी भौतिकी में वह इंजन जो कि उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। उष्मागतिकी भौतिकी में वह इंजन जो कि उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उष्मा इंजन कहलाता है। उष्मागतिकी भौतिकी में वह इंजन जो कि उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उष्मा इंजन कहलाता है। नीचे लिखना, उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो कि भिन्न भिन्न अवस्था से गुजरता हुआ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। इस कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इस कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। और यह पदार्थ भी कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। और यह पदार्थ भी कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। फिर लिखो, उष्मा इंजन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। उष्मा इंजन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। फर्स्ट लिखो उष्मा का स्रोत। फर्स्ट लिखो उष्मा का स्रोत। सेकंड लिखो उष्मा का सिंक। फर्स्ट लिखो उष्मा का स्रोत, सेकंड लिखो उष्मा का सिंक, और थर्ड लिखो उष्मा का कार्यकारी पदार्थ। या फिर आप ऐसे लिख लो, फर्स्ट लिखो उष्मा का स्रोत, सेकंड लिखो उष्मा का कार्यकारी पदार्थ, और थर्ड लिख लो उष्मा का सिंक। कैसे भी लिख लो, इनको आप ऊपर नीचे करोगे तो कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। डिफरेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुख्यतः भाग की बात करें तो भाग तो आप चाहे पहले ये पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट लगाओ वापस उष्मा का स्रोत, वापस फर्स्ट लगाओ उष्मा का स्रोत, और इसमें लिखो उष्मा का स्रोत एक उष्मा का भंडार होता है। उष्मा का स्रोत एक उष्मा का भंडार होता है और इसका ताप उच्च होता है। उष्मा का स्रोत इसका भंडार होता है और इसका ताप उच्च होता है। माना यह ताप T1 केल्विन है। माना यह ताप T1 केल्विन है। माना यह ताप T1 केल्विन है। और उष्मा स्रोत की उष्माधारिता अनंत होती है। और उष्मा स्रोत की उष्माधारिता अनंत होती है। फिर बात करते हैं अपन सेकेंड पॉइंट। सेकेंड लगाओ उष्मा का कार्यकारी पदार्थ। सेकेंड पॉइंट लगाओ उष्मा का कार्यकारी पदार्थ, और इसमें लिखो उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है
जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। उष्मा इंजन में ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। तो पदार्थ के इस गुण के कारण आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। तो पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है और यह पदार्थ कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। फिर लगाओ उष्मा का सिंक। इसमें देखो सिंक क्या होता है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। यह भी उष्मा का भंडार होता है, लेकिन उष्मा सिंक का ताप निम्न होता है। यह भी उष्मा का भंडार होता है, लेकिन उष्मा सिंक का ताप निम्न होता है। माना यह ताप T2 केल्विन है। और उष्मा सिंक की उष्माधारिता अनंत होती है। अब ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बना दो और इसमें ध्यान रखना ये ताप की मैंने कंडीशन भी लिखी है यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2। तो ये मैंने आप जानते हो इसका ताप उच्च होता है, इसका ताप निम्न होता है, तो T1 ग्रेटर देन क्या होगा T2। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना दो, ये मत लिखना, ये अभी मैं बाद में लिखूंगा। डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाओ। बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है आपको, लिखो इसमें, लिखो कार्यकारी पदार्थ Q1 उष्मा स्रोत से ग्रहण करता है। कार्यकारी पदार्थ Q1 उष्मा स्रोत से ग्रहण करता है। कार्यकारी पदार्थ Q1 उष्मा स्रोत से ग्रहण करता है और W भाग कार्य में परिवर्तित कर देता है। तथा शेष उष्मा सिंक को दे देता है। या सिंक को उत्सर्जित कर देता है, ऐसा भी लिख सकते हो कि शेष उष्मा सिंक को उत्सर्जित कर देता है। और ये जो मैंने लिखा है, ये दोनों समीकरण लिख लो। ये जो लिखवाया है वो यहीं से लिखवाया है। फिर अपन किसकी बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं दक्षता की, यानी इफिशियंसी की। तो आप लगाओ उष्मा इंजन की दक्षता, लगा लो इसमें टॉपिक उष्मा इंजन की दक्षता। इसी के अंदर ही पॉइंट है उष्मा इंजन की दक्षता। अब देखो इसमें उष्मा इंजन की दक्षता, इसको मैंने फॉर्मूला लिखा है 1 - Q2/Q1। अब ये प्रूफ कैसे होगा उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी दो लाइन लिख लो कि क्या यहाँ पे जो ईटा है वो क्या है, उष्मा इंजन की दक्षता है उसको व्यक्त करते हैं किससे, ईटा से। इसे क्या बोलते हैं अपन, ईटा। कई जगह नीटा भी बोलते हैं, बट इसको रियल में ईटा बोलते हैं। ठीक है, ईटा ही बोलते हैं, नीटा नहीं। नीटा कई जगह बोलते हैं, स्टूडेंट मुझे सुना है कि नीटा भी बोलते हैं इसे, बट नीटा नहीं बोलते, इसे ईटा ही बोलते हैं।
फिर क्या होता है 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। तो यहाँ पे देखो Q1 क्या है, स्रोत से ली गई उष्मा है, Q2 क्या है, सोर्स को दी गई उष्मा है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी, क्या क्या टर्म क्या क्या शो कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, दक्षता ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। प्रूफ भी करेंगे अपन इसका। तो लिखो इसमें ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। अब इसमें दो चार लाइन लिख लो। उष्मा इंजन की दक्षता को ईटा से व्यक्त करते हैं। उष्मा इंजन की दक्षता को ईटा से व्यक्त करते हैं। उष्मा इंजन की दक्षता को ईटा से व्यक्त करते हैं। जहां पर ईटा उष्मा इंजन की दक्षता है, या ये लाइन रहने दो क्योंकि अपने पहले लिख दिया कि इसको उष्मा इंजन की दक्षता को ईटा से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर Q1 उष्मा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा है या उष्मा है। Q1 उष्मा, देखो Q1 उष्मा स्रोत से ग्रहण की गई उष्मा है। Q1 उष्मा स्रोत से ग्रहण की गई उष्मा है। और Q2 उष्मा सिंक द्वारा, और Q2 उष्मा सिंक को दी गई उष्मा है। और Q2 उष्मा सिंक को दी गई उष्मा है। अब इसका आप लिखिए प्रूफ। जो ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ कैसे होगा उसकी बात करते हैं। लिखिए इसका प्रूफ, और उसमें एक लाइन लिखिए, हम जानते हैं कि कार्य और अवशोषित उष्मा का अनुपात, हम जानते हैं कि कार्य और अवशोषित उष्मा का अनुपात उष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। उष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। हम जानते हैं कि कार्य और अवशोषित उष्मा का अनुपात उष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। हम जानते हैं कि कार्य और अवशोषित उष्मा का अनुपात उष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। कार्य और अवशोषित उष्मा का अनुपात उष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। यानी देखो जो इसकी दक्षता है वो क्या होगी आपके पास, वो दक्षता होगी, मैंने लिख लिया क्या, इसका कार्य कितना है आपका W, और अवशोषित उष्मा कौन सी होती है, जो एनर्जी ग्रहण की जाती है, ग्रहण कौन सी की जा रही है आपकी Q1, ये इसका जो अनुपात है ये क्या कहलाती है, इसकी दक्षता कहलाती है। अब उष्मा गतिकी का फर्स्ट नियम जानते हो क्या होता है, उष्मा गतिकी के फर्स्ट नियम से, तो फर्स्ट नियम क्या कहता है आपको, dq इज इक्वल टू du प्लस का क्या होता है dw, ठीक है, क्या होता है dw। अब आप जानते हो कि जो इसमें कार्यकारी पदार्थ है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है कितना होता है, शून्य। तो हम क्या जानते हैं कि जो कार्यकारी पदार्थ है, कार्यकारी पदार्थ में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो कितना होता है आपका शून्य। पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो ये जब शून्य होता है, थ्योरी में भी अपन ने लिखा है कि कार्यकारी पदार्थ वही कह रहा था जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य देता है। तो जब du इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या बचा आपके पास, dq इक्वल टू dw, ये बचेगा। क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, Q1 माइनस का Q2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, W लिख सकता हूँ, यदि ऑब्जेक्ट फॉर्म हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो वहां से भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये W की मैं वैल्यू, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में मैं यदि वैल्यू रखता हूँ तो देखो क्या आएगा, ईटा इज इक्वल टू W क्या है आपके पास Q1 माइनस का Q2 अपॉन में क्या है Q1 है, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 1 माइनस का Q2 बाय Q1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या रहेगी, दक्षता आएगी, और अपन को यही प्रूफ करना था। यदि इसको प्रतिशत के रूप में लिखे तो प्रतिशत के रूप में भी आप लिख सकते हो। तो प्रतिशत रूप में क्या आएगा आपका, जो ईटा आएगा वो क्या आएगा 1 माइनस का Q2 बाय Q1 इंटू क्या आता है आपके पास 100, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका परसेंटेज में। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका क्या था, एक तरह से उष्मा इंजन की थ्योरी थी, इसका कंसेप्ट था, इसका जो डायग्राम था, इसका रिलेशन था, इसकी दक्षता थी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल लेकर। तो ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसकी दक्षता को।
लिख दिया। लास्ट में एक लाइन लिख लेना, माना उष्मा इंजन के द्वारा परिभाषित कार्य W है, माना उष्मा इंजन के द्वारा परिभाषित कार्य W है, अतः इस अवस्था में उष्मा में परिवर्तन, यदि वो डेल क्यू पूछ लेता है कई बार कि डेल क्यू कितना आएगा, तो डेल क्यू यहाँ पे जानते हो आपका कितना आ रहा है, Q1 माइनस का Q2 आ रहा है, ठीक है। क्या है डेल क्यू, यानी एक तरह से ये डी क्यू किसके इक्वल था, Q1 माइनस Q2 पे, तो ये डेल क्यू को लिख सकता हूँ। ये भी क्या दे रहा है, दो अवस्था में चेंजेस दे रहा है, Q1 और Q2। Q1 उष्मा दी गई उष्मा है, Q2 दी गई उष्मा है, तो उष्मा में जो परिवर्तन होगा कितना होगा, डेल क्यू होगा, ठीक है। लिख लीजिए इसे। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, जो उष्मा हीट इंजन था वो कंप्लीट हो गया। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा। उसके बाद मैंने उष्मा इंजन क्या होता है वो बताया। उष्मा इंजन के बाद इसके जो मुख्यतः इसमें 3 भाग होते हैं, सिंक, सोर्स और कार्यकारी पदार्थ, उसके बारे में बताया, और जो इसकी दक्षता निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है ये बताया, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन से रिलेटेड आपकी 2 या 3 क्लास बनेगी, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप इसी तरह ऑनलाइन क्लास में बने रहिएगा। आप सभी को धन्यवाद।